माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे मूल्य निर्धारण और उसको प्रभावित करने वाले तत्व। कहने का मतलब है किसी भी प्रकार की जो वस्तु होती है उसकी कीमत किन बातों को लेकर डिसाइड की जाती है और कौन कौन सी बातें उसे प्रभावित करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो क्या लिखा है निर्माता या विक्रेता जब अपनी वस्तु को विक्रय करने के लिए क्रेता से जो मौद्रिक प्रतिफल प्राप्त करना चाहता है उसका पहले से निर्धारण करना ही मूल्य निर्धारण कहलाता है। निर्माता वस्तु को बनाने वाला, विक्रेता वस्तु को बेचने वाला, तो ये दोनों व्यक्ति जब क्रेता से अपनी वस्तु का जो मौद्रिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं कि हम जो वस्तु दे क्रेता को उसकी हमें ये कीमत मिले क्रेता से, तो उस बात के लिए, उस कीमत को वसूल करने के लिए ये जो मूल्य निर्धारित करते हैं उसे हम बोलते हैं कीमत निर्धारण। या आप इस तरीके से बोलते हो कि एक निर्माता या विक्रेता अपने द्वारा उत्पादित की गई वस्तु का जो मौद्रिक मूल्य क्रेता से प्राप्त करना चाहता है उसका निर्धारण करना मूल्य निर्धारण कहलाता है। निर्धारण करना कि इस वस्तु का 10 रुपए लेना है या 15 रुपए लेना है, इसका निर्धारण करना मूल्य निर्धारण कहलाता है। ठीक है, अतः मूल्य निर्धारण वह कार्य एवं प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी उत्पाद या सेवा के मूल्य को मौद्रिक रूप में निर्धारित किया जाता है। यह प्रक्रिया उत्पाद या सेवा को बाजार में विक्रय हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व प्रारंभ होती है। जब वस्तु मार्केट में कब आएगी? जब उसकी कीमत निर्धारित होगी, क्योंकि मार्केट में आई मतलब लोग उसको खरीदेंगे, तो कितनी कीमत पर खरीदे इसका निर्धारण तो पहले ही करना होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में मूल्य निर्धारण के उद्देश्यों, मूल्यों को प्रभावित करने वाले घटकों, उत्पाद का मौद्रिक मूल्य, मूल्य नीतियां एवं व्यूह रचना इत्यादि को निर्धारित किया जाता है। किसको एक बार फिर देखो, उत्पाद का मौद्रिक मूल्य, मूल्य नीतियां, व्यूह रचना, मतलब कि इसकी क्या कीमत रखी जाए, किस आधार पर रखी जाए, क्या नीति होनी चाहिए। ठीक है, इन सबको ध्यान में रखकर वस्तु की कीमत निर्धारित होती है। मूल्य निर्धारण या कीमत निर्धारण का अर्थ होता है निर्माता या विक्रेता द्वारा ग्राहक से वस्तु की क्या कीमत वसूल की जाए इसका निर्धारण करना मूल्य निर्धारण या कीमत निर्धारण कहलाता है। अब इसके निर्धारक तत्व पढ़ते हैं। ठीक है, कि किसी भी वस्तु की कीमत, जैसे कोई भी वस्तु बनी है तो उसकी कीमत 100 रुपए क्यों रखी गई है, क्या क्या उसके अंदर शामिल किया गया है। तो फर्स्ट इसने बताया वस्तु की लागत। बिल्कुल सही, वस्तु की लागत का मतलब होता है कि वस्तु को बनाने में जो खर्चे हुए हैं उन खर्चों के आधार पर वस्तु की कीमत निर्धारित होती है। जैसे किसी वस्तु अथवा सेवा के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व इसकी लागत है। इस लागत में वस्तु के उत्पादन, वितरण एवं विक्रय की लागत सम्मिलित होती है। अतः लागत वह न्यूनतम अथवा आधार मूल्य होता है जिस पर वस्तु को बेचा जा सकता है। आ गया समझ में? क्या बोला इसने? वस्तु की लागत, किसी भी प्रकार की वस्तु की कीमत अगर आप निर्धारित करते हो तो उसमें वस्तु को बनाने में जो खर्चा हुआ है उन खर्चे के आधार पर तय की जाती है। सेकंड, उपयोगिता एवं मांग, वस्तु की उपयोगिता एवं मांग के आधार पर भी कभी कभी हो सकता है वस्तु की कीमत 50 रखी गई है और उपभोक्ताओं को ऐसी कीमत कम लगती है तो बड़े पैमाने पर वस्तु की डिमांड करने लग जाते हैं, जबकि इतनी वस्तु हमारे स्टॉक में नहीं होती है। तो मांग को देखते हुए वो वस्तु की क्या कर देते हैं, कीमत बढ़ा देते, 50 से 60 कर देंगे, ताकि तब तक क्या होगा कि जितने लोगों को वस्तु की आवश्यकता है वही वस्तु को खरीदेंगे और इतनी टाइमिंग में वस्तु का और उत्पादन हो जाएगा, फिर वस्तु की कीमत 50 रख दी जाएगी, है ना। तो देखो क्या लिखा है फ्रेंड्स कि किसी वस्तु का मूल्य उसकी मांग की लोच पर भी निर्भर करता है। मांग लोचपूर्ण मानी जाएगी यदि मूल्य में थोड़ा परिवर्तन होने पर भी मांग में भारी परिवर्तन आता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, संख्यात्मक रूप में मूल्य लोच इकाई से अधिक है। यदि मांग बेलोच है तो मूल्य में वृद्धि पर कुल प्राप्ति कम हो जाएगी। यदि मांग बेलोच है तो फर्म ऊंची मूल्य निर्धारण करने की श्रेष्ठतम स्थिति में होती है। कुल मिला के आप इस तरीके से लिख सकते हो उपयोगिता एवं मांग में कि अगर वस्तु की मांग ऊंची होगी, अधिक होगी और पूर्ति कम है तो वस्तु की कीमत कैसे रख दी जाएगी, अधिक रख दी जाएगी। और इसके विपरीत वस्तु की मांग कैसी है, कम है और वस्तु का स्टॉक अधिक है तो वस्तु की कीमत को कम रख दिया जाएगा। इस बात को लोच और बेलोच से इसमें समझाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखो
बाजार में प्रतियोगिताओं की सीमा, न्यूनतम एवं अधिकतम मूल्य सीमा के बीच में मूल्य कहाँ निश्चित किया जाएगा, यह प्रतियोगिता की प्रकृति एवं उसकी तीव्रता पर निर्भर करेगा। एक वस्तु को 1000 व्यक्ति बना रहे, अब जो वस्तु मैंने बनाई सामने वाले ने भी वही बनाई, अब मैं 10 में बेच रही हूँ, सामने वाला 8 में बेच रहा है, तो प्रतियोगिताओं का सामना करने के लिए भी कभी कभी वस्तु की कीमत हमें कम करना पड़ती है। तो हमारे जो प्रतियोगी, हमारे जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो भी वस्तु की कीमत को बदलने के लिए हमें प्रभावित करते हैं। यदि प्रतियोगिता कम है तो मूल्य क्या होगा, ऊंचा होगा, और यदि स्वतंत्र प्रतियोगिता है तो मूल्य कैसा होगा, कम होगा। यदि हमारे प्रतियोगी ज्यादा होंगे तो मूल्य भी कैसा होगा, उसमें ऊंचा होगा, ठीक है। और यदि स्वतंत्र प्रतियोगिता है तो मूल्य कैसा होगा, कम होगा। स्वतंत्र प्रतियोगिता का मतलब है कि सभी के पास जो वस्तु उनकी समान कीमत। फिर आगे देखो, किसी उत्पाद का मूल्य तय करने से पहले प्रतियोगी के मूल्य एवं उनकी संभावित प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। मूल्य निर्धारण से पहले प्रतियोगी उत्पादों का मूल्य नहीं बल्कि उनकी गुणवत्ता एवं अन्य लक्षणों को भी ध्यान में रखना चाहिए। आप जब अपने कॉम्पिटिटर को देखकर अपनी वस्तु की कीमत को कम ज्यादा कर रहे हो तो साथ में आप अपनी वस्तु की गुणवत्ता को भी देखो। अगर आप केवल उनकी प्राइस को देखकर वस्तु की कीमत को घटा बढ़ा रहे हो तो हो सकता है उसमें आपका नुकसान भी है, और अगर आपकी वस्तु की गुणवत्ता अच्छी है तो आप अपने कॉम्पिटिटर को न देखते हुए वस्तु की वही कीमत रखो जो एक्चुअल में है, ताकि आपकी वस्तु की गुणवत्ता को देखकर आपके जो कस्टमर है वो आपके पास आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखो, सरकार एवं कानूनी नियम। मूल्य निर्धारण में अनुचित व्यवहार के विरुद्ध जनसाधारण के हितों की रक्षा के लिए सरकार हस्तक्षेप कर वस्तुओं के मूल्यों का नियमन कर सकती है। किसी भी उत्पाद को सरकार आवश्यक वस्तु घोषित कर उसके मूल्य का नियमन कर सकती है। जैसे जीवन रक्षक वस्तुएं होती है ना, गेहूं है ना, फिर गोली दवाएं जो मेडिसिन होती है, क्या जीवन रक्षक, इनके बिना हमारा काम ही नहीं हो सकता, हमारे जीवन की रक्षा ही इससे होती है। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसमें सरकार हस्तक्षेप कर देती है कि इसकी यही कीमत सभी व्यापारियों द्वारा ग्राहकों से वसूल की जाएगी, कोई भी व्यक्ति इस वस्तु की कीमत अधिक नहीं करेगा। मतलब जैसे हम देखते हैं ना, बहुत सी वस्तुओं पर MRP लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेलर प्राइस से अधिकतम खुदरा मूल्य, तो गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड की जाती है कि अब इस MRP 50 रुपए जो लिखा है इससे आप कम ले सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। तो कानूनी हस्तक्षेप भी वस्तु की कीमत को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब अगला देखो, अगला क्या लिखा है इसमें, अगला लिखा है मूल्य निर्धारण का उद्देश्य। हर एक व्यक्ति का किसी वस्तु की कीमत का मूल्य निर्धारण करने के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि हाँ, हम वस्तु की कीमत ऐसी रखें जिससे हमारे समाज के दोनों वर्ग, निर्धन और धनी, दोनों वर्ग के व्यक्ति उस वस्तु को उपभोग कर सके। ठीक है, तो वो उस पर्पस को देखकर भी वस्तु की कीमत निर्धारित करते हैं। तो लिखा है इसमें फ्रेंड्स कि किसी भी वस्तु अथवा सेवा का मूल्य निश्चित करने को प्रभावित तत्व मूल्य निर्धारण के उद्देश्य जो निम्न हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला बोला, बाजार में भागीदारी में अग्रणी। यदि किसी फर्म का उद्देश्य बाजार में बड़ी हिस्सेदारी प्राप्त करना है तो यह अपने उत्पाद के मूल्य को नीचे स्तर पर रखेगी जिससे कि ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हो। तो क्या है, वह अपने उत्पाद को एक पहचान दिलाना चाहती है और चाहती है वह कंपनी कि मेरे प्रोडक्ट को हर एक व्यक्ति यूज करे, तो उसके लिए वो उसकी निम्न कीमत रखती है। ठीक है, कुल मिला के बाजार में अपना आधिपत्य स्थापित रखने के लिए भी व्यक्ति अपनी कीमत में उतार चढ़ाव करता रहता है वस्तु की। ठीक है, अगला, प्रतियोगी बाजार में टिके रहना। यदि फर्म घनी प्रतियोगिता के कारण अथवा प्रतियोगी द्वारा एक अच्छे पूरक के ले आने के कारण बाजार में टिके रहने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं तो यह अपने उत्पादों पर छूट दे सकती है। जैसे कि क्या हो गया कि हमारे जो प्रतियोगी है वो हमारी ही जैसी कोई वस्तु को लेकर आ गए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, हमें हमारी वस्तु बेचनी है तो हम उस पर कोई डिस्काउंट दे सकते हैं, 20%, 50% ऐसे डिस्काउंट देकर या गारंटी वारंटी की सुविधा देकर, ऐसे अनेक सुविधाओं से अपनी वस्तु को बेच सकते हैं। एंड लास्ट है इसमें उत्पाद गुणवत्ता में अग्रिम स्थान पाना। इस स्थिति में साधारणतः उच्च गुणवत्ता
एवं अनुसंधान एवं विकास पर किए गए उच्च व्यय को पूरा करने के लिए ऊंचे मूल्य पर माल बेचा जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि फर्म की वस्तु एवं सेवा मूल्य निर्धारण उद्देश्यों से प्रभावित होती है। मूल्य निर्धारण उद्देश्य, हर एक व्यक्ति वस्तु का मूल्य निर्धारण रखने के अलग अलग उद्देश्यों को लेकर चलता है। एंड फ्रेंड, अब हम इसमें लास्ट देखेंगे विपणन की पद्धतियां। विपणन की पद्धतियों का अर्थ है कि वस्तु को ग्राहक की संतुष्टि के लिए तैयार रखना या ग्राहक की संतुष्टि में वस्तु सही हो। ठीक है, बहुत ज्यादा मिस्टेक हो गई। लास्ट हम फ्रेंड्स इसमें देखेंगे विपणन की पद्धतियां। इसमें लिखा है विपणन मतलब होता है ग्राहक को संतुष्टि प्रदान करने के लिए किया जाने वाला हर एक काम विपणन के अंदर आता है। तो हर एक व्यक्ति अपनी वस्तु को आकर्षित बनाने के लिए, ग्राहक को संतुष्ट करने के लिए अनेकों काम करता है। तो वो अनेकों काम भी उसे वस्तु की कीमत निर्धारण में प्रभावित करते हैं, क्योंकि जो जो काम करेगा उनमें खर्चा तो होगा, फिर वो सारा खर्चा कीमत में जुड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या लिखा है कि मूल्य निर्धारण प्रक्रिया पर विपणन के अनेक घटक जैसे वितरण प्रणाली, विक्रयकर्ताओं की गुणवत्ता, विज्ञापन की गुणवत्ता एवं कितना विज्ञापन किया गया है, विक्रय संवर्धन के कार्य, विक्रय संवर्धन वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए कूपन योजना या इनामी योजना या डिस्काउंट की योजना, अतिरिक्त वस्तु प्रदान करने की योजना, ये सारी बातें, पैकेजिंग किस प्रकार की है, उत्पाद की अन्य उत्पादों से पहचान बताने के लिए ब्रांड का उपयोग करना, उधार की सुविधा एवं ग्राहक सेवा का भी प्रभाव पड़ता है। ये सारे कारण किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण करने के लिए प्रभावित करती है, किसे, उत्पादक को या निर्माता को। अब अगर आपको किसी भी पॉइंट्स में कोई भी डाउट लगता है तो जल्दी से डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।